हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग मनोविज्ञान सीडीपी का यह 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट के दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह ऐसे प्रश्न इसमें हम लोग लेकर आए हैं जो कि यह संभावित प्रश्न है यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए, ठीक ना। सुपर टेट का क्वेश्चन इससे कुछ मिल सकता है, तो आप इसको पूरा अंत तक देखिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और हम लोग इससे प्रैक्टिस सेट करते हैं हम लोग, और इसमें बीच बीच में हम लोग सुपर टेट का भी हम लोग टॉपिक इसमें बीच बीच में देखते रहेंगे। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट बनाइए। तो चलिए, और आप लोग सपोर्ट बनाएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक ना। तो इससे अच्छे अच्छे हम प्रश्न लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज करते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, जो कि आज का पहला प्रश्न होगा। आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? थांडाई ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड विने ने, फीमेन ने। तो यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया है? तो यह इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा, यह अल्फ्रेड विने ने यह सिद्धांत दिया है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा, ठीक, अल्फ्रेड विने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, दोनों, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो हमारा बहिर्मुखी जो होता है, यह प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, यह सामाजिक और मित्रता दोनों में व्यवहार इनका अच्छा होता है। सामाजिक भी होते हैं और मित्रतापूर्ण व्यवहार भी करते हैं, तो यह बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपर स्टार या अति मानव वह होता है जिसे क्या कहा जाता है? ज़्यादा लोग चयन किया जाता है, जिसका विधि जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इसमें सुपरस्टार वह व्यक्ति होता है जिसे क्या किया जाता है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, यह आप बताइए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो हम लोग का ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। ज़्यादातर लोग द्वारा चयन किए जाते हैं जो सुपरस्टार होते हैं या अति मानव, इसे कहा जाता है, ठीक ना। यह सामाजिक पैमाने की वृद्धि के अनुसार है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग द्वारा किस वर्ष में किया गया? व्यक्तित्व के मूल्यांकन प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण प्रयोग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो साहचर्य परीक्षण किस वर्ष के द्वारा किया गया? व्यक्तित्व का मूल्यांकन कब किया गया था? 1912 में, 1922 में, 1848 में और 1910 में। तो यह ऑप्शन कौन सा इसमें हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यह आपको बताना है। व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ था हमारा, कब हुआ था? ऑप्शन हमारा डी इसमें सही होगा, 1910 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग, विविधता तथा विचलन को कहते हैं। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों का, बालों का विविधता जो होती है, विचलन को क्या कहते हैं? भावात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जो लंबाई होती है, भार होता है, त्वचा का रंग होता है, पैर होता है, आंखों का रंग होता है या बाल होता है, तो यह जो होते हैं
इसमें विविधता जो पाई जाती है विचलन कहते हैं, तो यह किसके अंतर्गत आता है, आपको यह बताना है, ठीक ना। भावात्मक अंतर क्या आता है, भौतिक अंतर के अंदर आता है, मानसिक अंतर के अंदर आता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यह सब क्या भौतिक अंतर हो गए, ठीक ना। लंबाई, भार, त्वचा, रंग और यह सब क्या है, भौतिक अंतर हो गए, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें किसके घटक के प्रभाव से शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा। इनमें किसके घटक के प्रभाव से शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा। परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर पर, स्कूल की शोचनीय शैक्षणिक माहौल पर, परिवार का पैसा, परिवार की शोचनीय भावात्मक वातावरण। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से किसके घटक के प्रभाव से शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ठीक ना, नहीं क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से ये जो होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, परिवार का ये पेशा है, ठीक ना, पेशा, पैसा नहीं है, पेशा है, आप लोग इसको याद रखिएगा, पेशा, ठीक ना, पेशा, परिवार का पेशा। तो यह किससे उत्पन्न नहीं, पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा, यह आपको बताना है। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, परिवार का पेशा जो है, इससे प्रभाव से शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समान आयु वर्ग से संबद्ध एवं अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षणिक कमी या दृष्टिगोचर होती है, ऐसे बच्चों को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, इनमें से कोई नहीं। जिसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जब समान वायु वर्ग से संबद्ध सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षणिक कमी या दृष्टिगोचर या त्रुटि होती है, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें से ऑप्शन हमारा जो सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, पिछड़ा बालक जो होगा, यह ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना, ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसने यह कहा, सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंत संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा किसने कहा, स्पीयरमैन ने कहा है, बार्टलेट ने कहा है, स्किनर ने कहा है, लेविन ने कहा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंत संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है, यह किसने कहा है, तो यह स्किनर ने कहा है, ठीक ना, किसने कहा, स्किनर ने कहा है। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। ऐसे ये डिफिनीशन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है, आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम बता देते हैं, इंडियन पैनल कोड, ठीक ना, यह आईपीसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका अर्थ बताना है। भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आईपीसी का जो पूरा अर्थ होता है, इसका होता है ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक ना, भारतीय दंड संहिता, यह ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। माता पिता पे, यहाँ पे माता होगा, ठीक ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, माता पिता होगा, माता पिता होगा, ठीक ना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसमें माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज, तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो बालक का जो हमारा प्रारंभिक विकास है वह निर्भर करता है उसके माता पिता, बच्चे के माता पिता पे। ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, माता पिता के प्रारंभिक विकास पर निर्भर करता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इससे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषण किया जा सकता है? समानता के विभेद के अवनति के कीटाणु के जन्म द्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो समानता देखा जाता है कि माता पिता जो होते हैं उससे भिन्न होता है बच्चा, तो वह किसके अंतर्गत आता है यह आपको बताना है, ठीक है। वह किसके अनुवांशिक नियम के विश्लेषण किया जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें बी ऑप्शन सही होगा, विभेदी विभेद ना। यह विभेद जो ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें इस नियम के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और समानता का नियम, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसे विभेद भी कहा जाता है, आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? कौन एक कारगर उपाय है आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आप बताइए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो इसमें किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? तो यह जो है हमारा सबसे अच्छा उपाय प्रशंसा द्वारा, ठीक ना। जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करेंगे प्रशंसा द्वारा, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बताना है आपको? खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जो खेल कूद से बच्चों में विकास होता है? तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य बिठाना और सामाजिक गुण उस बच्चे में आ जाता है खेल कूद के जरिए। उसमें बच्चों में क्या होता है कि सभी बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं, उसमें समूह में खेलते हैं, इससे क्या होता है बच्चों में विकास होता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सभी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, कि बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? ऐसा क्या हो सकता है कि जो इसके माता पिता पढ़ाई में तेज हो, उसके बुद्धिमान हो, तो उसके भी बच्चे भी सदैव पढ़ाई में तेज होंगे? हाँ या नहीं, या मनोविज्ञान एवं संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर करता है। तो इस कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ठीक ना, यह आपको बताना है। तो ये जरूरी नहीं है, ठीक ना, कि जिसके माता पिता जो बुद्धिमान हो गए उसके बच्चा भी बुद्धिमान होगा और पढ़ाई में अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, बी ऑप्शन सही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवार के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होती है, साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। जो गरीब बच्चे की अपेक्षा जो निर्धन परिवार की अपेक्षा जो बड़े परिवार के बच्चे होते हैं, ठीक ना, तो इसमें उन दोनों में अपेक्षा की जाती है। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? उसमें से ऑप्शन जो हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा। उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए बच्चे व निर्धन बच्चों की अपेक्षा अच्छा विकास होता है उन लोगों में, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं डैश डैश, एक स्नेहपरक सजा एवं एक विधि कौन सी है? द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित, मानसिक सजा सम्मिलित और अस्थायी सजा सम्मिलित बच्चे। तो बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में से एक स्नेहपरक सजा
और एक कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें से आप लोग इसको बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा उद्देश्य परक सजा सम्मिलित होती है, ठीक ना, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, ठीक, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या करता है, भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवृत्ता हासिल कर सकता है, एक मूल भाषाई निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, धीमा प्रशिक्षित बन सकता है, एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हुआ, जो जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान जब भी यदि कोई भाषा बच्चे को सिखाई जाती है, मतलब स्टार्टिंग में बचपन में उसके उसी भाषा में बोली जाती है, तो वह बच्चा उसमें से कौन सी भाषा को सीख लेता है और हर बच्चा ऐसा कैसे करता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, यह एक मूल भाषाई निवास की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है, ठीक है, जो कि यह एक मूल मतलब पैतृक भाषा होती है जो उसके घर में बोली जाती है, वह बच्चा उसको आसानी से सीख लेता है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर परसेंटेज में बढ़ता है लगभग, परसेंटेज में बढ़ता है लगभग 50 से 1000, 2 से 10 और 20 से 50 और 50 से 5। तो यह भाषाई विकास दर परसेंटेज में बढ़ता है लगभग एक बच्चे की। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, या आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें तो बता देते हैं 2 से 3 वर्ष की आयु के जो मध्य के मतलब किसी बच्चे की भाषा का विकास कोष होता है, शब्द कोष होता है, उसका भंडार करने की लगभग क्षमता होती है 100, ठीक ना। 2 से 3 वर्ष के बच्चों की लगभग शब्द कोष की भंडार करने की क्षमता 100 होती है। लेकिन क्या होता है कि प्रति वर्ष 2 से 10 वर्ष तक, 2 से 10 वर्ष तक बच्चा यह प्रतिशत क्या करता है, यह जो प्रति वर्ष क्या करता है 2 से 10% शब्द बढ़ते हैं, ठीक ना, प्रति वर्ष। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रति वर्ष क्या बच्चे 2 से 10% बच्चों में विकास दर शब्दकोश बढ़ते हैं बच्चे में, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। जैसे इसमें 2 से 3 वर्ष आयु के मध्य एक बच्चा की भाषा दर परसेंटेज में पूछा है, इसमें से जो बच्चा है उसमें क्या करता है प्रति वर्ष वह 2 से 10% शब्द भंडार उसके अंदर बढ़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मानव या मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, मानव या मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति कौन सी होती है, बाल अवस्था, किशोरावस्था, शैशवाकाल, यौन अवस्था। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो बालक जो होता है मानव के बच्चे जो होते हैं विकास और जो बच्चे होते हैं उसकी विकास की सबसे तीव्र गति जो होती है किस में होती है, यह आपको बताना है। तो यह सबसे तीव्र गति उसकी होती है, तो यह किशोरावस्था में होती है, ठीक ना, किशोरावस्था में होती है सबसे तीव्र गति। ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सिफेलोकाउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है, सिफेलोकाउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती या दुरूस्त अंगों तक, पांव से सिर की ओर, दुरूस्त अंगों से निकटवर्ती अंगों तक। तो सिफेलोकाउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए सिफेलोकाउडल जो है प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार इसमें जो बालक का विकास शरीर का विकास होता है यह सिर से पैर की ओर होता है, ठीक ना, सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, गर्भाधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, गर्भाधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रसवपूर्ण या वयस्कता। तो गर्भाधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं, जब बच्चा गर्भधारण जैसे उसकी माता बच्चे की माता होती है, जब
जब बच्चा का गर्भधारण होता है और जब तक उसका जन्म नहीं होता है तो उस अवधि को हम लोग कहते हैं प्रसव पूर्व काल, ठीक ना। उस अवधि को हम लोग कहते हैं प्रसव पूर्व काल। ऑप्शन इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जिन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? सेंसरी मोटर अवधि, संचालन अवधि, साकार या मूर्त अवस्था, इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? संचालन पूर्व अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। संचालन अवस्था को प्री संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही होगा संवेदी मोटर अवस्था होगा, ठीक ना। संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज होता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। ये जीन पियाजे के अनुसार है, आप लोग इसको याद रखिएगा। शिशु द्वारा क्या किया जाता है? अपनी संवेदना या विवेक दिमाग से, उसकी बुद्धि से अपने गतिविधियों को इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ करने लगता है, ठीक ना। यह कहलाता है संवेदी मोटर अवस्था। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया। किसने किया? आइजैक ने, आलपोर्ट ने, हरमन रोरसा ने और जीन पियाजे ने। ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह हरमन रोरसा, इन्होंने यह व्यक्तित्व मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया था। ऑप्शन इसका विकास करने के लिए ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया यह आपको बताना है। जीन पियाजे ने, बीने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से एक ही में रहेगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है यह आपको बताना, ठीक ना। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का सिद्धांत बीने ने दिया है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। बुद्धि का सिद्धांत बीने ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। कौन था मनोवैज्ञानिक जो कि बात की है सामंजस्य बैठाने और वातावरण के साथ? तो यह किसने की है आपको बताना है। जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, इनमें से कोई नहीं। तो अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो यह जीन पियाजे थे। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह जीन पियाजे ने कहा था। इनका यह सिद्धांत है। इसमें बुद्धिमत्ता का, या आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें इनके बारे में तो इन्होंने दिया है सामंजस्य बैठाने की, ठीक ना। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारवादी का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है आपको यह बताना है। तो यह ऑप्शन जो हमारा इसमें सही होगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह व्यवहारवादी का सिद्धांत, ठीक ना। यह जो थॉर्नडाइक थे यह व्यवहारवादी थे, इसलिए इनका व्यवहारिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा ये ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।